गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में हमने कुजुल कड़फिशियस की बात की थी। आज हम कुषाण शासक विम कड़फिशियस जो है उसकी बात करेंगे। कुजुल कड़फिशियस की मृत्यु के बाद विम कड़फिशियस राजा हुआ। वह कड़फिशियस द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। चीनी ग्रंथ हाउ हानशू से पता चलता है कि उसने तिएनचू की विजय की तथा वहाँ अपने एक सेनापति को शासन करने के लिए नियुक्त किया। तिएनचू का समीकरण सिंधु द्वारा सिंचित पंजाब क्षेत्र से स्थापित किया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सबसे पहले विम कड़फिशियस जो था, इसके समय में ही भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुई थी। विम कड़फिशियस ने स्वर्ण और तांबे के सिक्के खुदवाए और उनके ऊपर यूनानी तथा खरोष्ठी दोनों लिपियों में लेख मिलते हैं। सिक्कों का विस्तार पश्चिम में ऑक्सस काबुल घाटी से लेकर पूर्व में संपूर्ण सिंध क्षेत्र तक हैं। कुछ सिक्के कौशांबी, बक्सर तथा बसाड़ से मिले हैं। सिक्के जो हैं इनके ऊपर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियाँ मिलती हैं। इससे उसका शैव मतानुयायी होना भी सूचित होता है। उसने महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। उसके विशुद्ध स्वर्ण सिक्के जो हैं उससे साम्राज्य की समृद्धि और संपन्नता सूचित होती है। पिल्ली के विवरण से पता चलता है कि उसके समय में भारत और रोम के व्यापारिक संबंध जो थे वे बहुत ही विकसित अवस्था में थे। चीन के साथ भी उसका व्यापार था। मथुरा के पास माट नामक स्थान से सिंहासन पर विराजमान एक विशाल मूर्ति मिली है, जिस पर कि एक लेख भी खुदा हुआ है। काशी प्रसाद जायसवाल इस लेख के वेम की पहचान विम कड़फिशियस से ही करते हैं। इसी प्रकार से पंजाब, कंधार और काम्बू घाटी क्षेत्र से अनेक ऐसे सिक्के मिले हैं जिनसे सोटरमेगस की उपाधि वाले किसी अज्ञातनामा शासक के अस्तित्व का पता चलता है। इस शासक की पहचान सुनिश्चित नहीं है। कुछ विद्वान इसे विम कड़फिशियस ही मानते हैं। हालांकि अधिक संभावना यह है कि वह विम कड़फिशियस का राज्यपाल था जो तक्षशिला में शासन करता था। इसी प्रकार से विम के द्वारा जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी उनका भार 8 ग्राम है, अर्थात 124 ग्रेन है, जो कि विश्व में उस समय स्वर्ण मुद्रा का मानक भार था। विम कड़फिशियस के समय में रोम के साथ जो संबंध थे उसके संबंध में पिल्ली जो है ये दुख प्रकट करता है कि रोम अपना सारा सोना भारतीय विलासी वस्तुओं के बदले रिक्त कर रहा है। भारत में दिनार का प्रचलन कुषाण काल से ही हुआ है। विम ने द्विदिनार, दिनार तथा 5 दिनार 3 मूल्यों की स्वर्ण मुद्राएं जो हैं वो जारी की थी। विम की मृत्यु के उपरांत वह कुछ समय के लिए बताया जाता है कि जो ये सोटरमेगस था ये कुछ समय के लिए स्वतंत्र हो गया था और इसी बीच उसने अपने नाम के ये सिक्के चलवा दिए थे। कनिष्क के उदय के साथ इसकी सोटरमेगस की स्वतंत्रता का अंत हो गया था। विम कड़फिशियस जो है इसके पश्चात कुषाण शासक की जो शासन जो था उसकी बागडोर कनिष्क के हाथों में आई। कनिष्क निश्चित रूप से भारत के कुषाण राजाओं में सबसे महान है। उत्तरी बौद्ध अनुश्रुतियों में उसका नाम प्रभामंडल से युक्त है। उसके लगभग
12 अभिलेख तथा बहुसंख्यक स्वर्ण और ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। बौद्ध साहित्य, अभिलेख तथा सिक्कों के आधार पर हम उसके इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। कनिष्क की उत्पत्ति, वंश और प्रारंभिक जीवन जो है वह अंधकारपूर्ण है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि पूर्ववर्ती कड़फिशेस राजाओं से उसका कोई संबंध था अथवा नहीं। हालांकि कुछ विद्वान जो हैं उनका ये मानना है कि कनिष्क यूची की छोटी शाखा से संबंधित था तथा भारत में खोतान से आया था, किंतु चीनी ग्रंथों में कनिष्क के वंशज वासुदेव को तायूची का शासक बताया गया है। उत्तरी अफगानिस्तान के रवाता नामक स्थान से कनिष्क का एक लेख मिला है जिसमें उसकी वंशावली दी गई है। लेख में कनिष्क की उपाधि देवपुत्र मिलती है तथा इसमें उसे विम कड़फिशेस का पुत्र कहा गया है। उसे साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र आदि का विजेता बताया गया है। कनिष्क के द्वारा संवत परिवर्तन का भी उल्लेख है। यदि इस लेख को प्रमाणिक माना जाए तो कनिष्क की वंशावली संबंधी विवाद समाप्त हो सकता है। कनिष्क का जो राज्यारोहण है उसके संबंध में भी अलग अलग तिथियां जो हैं वो निर्धारित की गई हैं। जैसे कि कैनेडी महोदय जो हैं वो 58 ईसा पूर्व बताते हैं। वहीं R.C. मजुमदार 248 ईस्वी, R.G. भंडारकर 278 ईस्वी, मार्शल स्मिथ 125 ईस्वी, फर्ग्यूसन 78 ईस्वी, ये अलग अलग तिथियां बताई गई हैं। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि संबंधी विवाद पर संवाद करने के लिए 1913 ईस्वी और 1960 ईस्वी में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए। द्वितीय सम्मेलन में A.L. बाशम जो है उन्होंने अपने प्रमाणों के आधार पर राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी मानने पर सहमति बनी। इसी प्रकार A.H. दानी के द्वारा शेखान ढेरी जो कि पेशावर में स्थित है नामक स्थान के उत्खनन से प्राप्त कुषाणकालीन अवशेषों के आधार पर कार्बन डेटिंग पद्धति से कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि प्रथम शताब्दी ईस्वी में निर्धारित की। हाल ही में खोजे गए नवीनतम रबातक अभिलेख में भी उल्लेखित है कि कनिष्क ने एक नए संवत का प्रचलन किया था। इस प्रकार निश्चित साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के अवसर पर जिस एक नए संवत का प्रवर्तन किया, जिसका उसके वंशधरों ने धारा प्रवाह रूप से 170 वर्षों तक उपयोग में लाया गया, शक संवत कहलाया। इस संवत को 4वीं सदी ईस्वी के भारतीय लेखों में यह नाम दिया गया। हिस्से बोराल अभिलेख। वाकाटक शासक देवसेन के इस अभिलेख से वाकाटक इतिहास पर नया प्रकाश पड़ता है। इस अभिलेख में पहली बार शक संवत का उल्लेख मिलता है, जिससे राजवंश की वंशावली को काल क्रमानुसार निर्धारित करने में सुगमता होती है। थैंक यू।